महारानी शालिनी का हाथ उसके सिर पर था, मगर उनका चेहरा भी उलझन और परेशानी से भरा हुआ था। तभी दरवाजा जोर से खुला और युवराज अर्जुन अंदर आए। उनके माथे पर शिकने, आंखों में सख्ती और पूरे वजूद से गुस्सा झलक रहा था। उनकी भारी आवाज गूंजी, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, बताऊं कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। आदित्य के होंठ थरथरा गए। वो एकदम खामोश हो गई, डर के मारे माँ जैसी हस्ती के सीने में और छुप गई। परेशान आंखों से युवराज अर्जुन को देखा जो आग बबूला होकर सामने खड़े थे। क्या मसला है, क्यों रो रही हो, कोई मर गया है जो इतने आंसू बहा रही हो। आदित्य भर्राई हुई आवाज में बोली कि मुझे मेरी अम्मा जान के महल जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे साथ जो हुआ है वह जुल्म है। इज्जत के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद की गई है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। युवराज अर्जुन ने एक तंजिया कहा लगाया। जिंदगी बर्बाद, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं। सुन लो आदित्य, मैं कोई उठाईगिरा नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर हूँ और शौहर के साथ यूं जुबान दराजी मुझे पसंद नहीं। वे और कुछ कहने ही वाले थे कि महारानी शालिनी जल्दी से बोली कि क्या हो गया है अर्जुन, इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो, ये बच्ची डरी हुई है। युवराज अर्जुन पलटकर बोले कि अम्मी जान, आप चुप रहिए, ये सब मैं संभाल लूंगा। इसका दिमाग मुझे ही ठीक करना आता है। ये कहकर वे आगे बढ़े और आदित्य का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। आदित्य चीख मारकर बोली कि छोड़ दीजिए मुझे, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, बड़ी अम्मा जान मुझे बचाइए। मगर युवराज अर्जुन के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने उसका बाजू और मजबूती से थामा और जोर से खींचकर खड़ा कर दिया। आदित्य बुरी तरह कांप रही थी। उसका दुपट्टा महारानी शालिनी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चलो मेरे साथ, युवराज अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। आदित्य रोते हुए विरोध करने लगी। दरवाजे के पल्ले थामने की कोशिश की, मगर उनकी पकड़ से बच न सकी। उसकी सिसकियां और इल्तिजाएं कमरे में गूंज रही थीं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, यह जुल्म है। बड़ी अम्मा जान प्लीज कुछ करें। महारानी शालिनी बेबसी से सब देख रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर वे बेटे के सामने कुछ न कह सकीं। युवराज अर्जुन उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लाए। आदित्य कदम संभालने की कोशिश करती रही, मगर बार बार जमीन पर लड़खड़ाती। उसके आंसू जमीन पर बिखरते जा रहे थे और कमरा उसके दर्द की गूंज से भर गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। वो अपने कमरे में ही रही। छज्जे पर शाम का धुंधल का उतर रहा था। आसमान पर चांद निकल चुका था और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। आदित्य आंसू छिपाने की कोशिश करती हुई खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और दिल में दर्द की गहराई थी। वह चांद को यूं देख रही थी जैसे उसकी चमक से अपना दुख बांटना चाहती हो। कुछ लम्हों बाद पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। युवराज अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए आए और उसके बराबर खड़े हो गए। वे बोले कि क्या सोच रही हो। आदित्य चौंकी, जैसे होश में लौट आई हो। उसने जल्दी से दुपट्टा संभाला और कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर युवराज अर्जुन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ सख्त थी और लहजा हुक्म भरा। रुको, यहीं खड़ी रहो, मुझे बताओ क्या सोच रही हो। तुम्हारे दिमाग में जो भी है, एक एक बात सुननी है मुझे। आदित्य नजरें झुकाते हुए कांपती आवाज में बोली कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जब भी बात करती हूँ आप गुस्सा कर देते हैं। आपको सामने वाला इंसान ही नहीं लगता। आपने मेरे साथ जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। युवराज अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। वे दहाड़कर बोले कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? बोलो, तुमने बड़ों की मर्जी से निकाह किया है। मैंने तुम्हारे सिर पर तलवार नहीं रखी थी, फिर यह इल्जाम क्यों? आदित्य के आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोली कि ये सब आप ही ने करवाया है। मुझे सब पता है। युवराज अर्जुन के तेवर और सख्त हो गए। वे झुककर बोले कि अच्छा, किसने कहा तुम्हें कि यह सब मैंने करवाया है? आदित्य कुछ पल खामोश रही, फिर आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके बोली कि तो खानदान में और राजकुमारियां भी थीं।
आप उनसे निकाह कर लेते। सिर्फ मेरा ही चुनाव क्यों हुआ? युवराज अर्जुन ने तल्खी से हुंकारा भरा और सख्त लहजे में बोले कि क्योंकि तुम हमारे खानदान की हो। फूफी की बेटियां अलग खानदान की हैं। उनसे निकाह मुमकिन नहीं था। तुम जानती हो हमारे खानदान के उसूल। इज्जत सिर्फ तुम ही संभाल सकती थी। आदित्य ने सिर इनकार में हिलाया। यह उसूल सिर्फ मेरे लिए क्यों है? मैं इंसान नहीं हूँ। मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। युवराज अर्जुन के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वे सख्त लहजे में बोले कि बातों में वक्त ज़ाया मत करो, रात ज्यादा हो रही है। अंदर चलो। आदित्य एक कदम पीछे हटते हुए बोली कि मुझे नहीं जाना अंदर। मुझे ये कैद कबूल नहीं। युवराज अर्जुन ने उसकी मुजामत पर दांत खींच लिए। उनका हाथ फिर से सख्ती से पकड़ा और खींचते हुए बोले कि बस जिद खत्म करो। तुम्हें अंदर जाना ही होगा। आदित्य जोर जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। छोड़ दीजिए मुझे। आपको मेरा दर्द क्यों नहीं समझ आता? आप मुझे मेरी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते? मगर युवराज अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी पकड़ पहले से और भी मजबूत हो चुकी थी। वे आदित्य को घसीटते हुए कमरे की ओर ले गए। आदित्य की सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। चांद की रोशनी उसके आंसुओं पर झलक रही थी और शाम की ठंडी हवा भी उसकी बेबसी को कम नहीं कर पा रही थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और एक हफ्ता और बीत गया। उस शाम कमरे का माहौल कुछ अलग सा था। पर्दों के पीछे से हल्की रोशनी भीतर आ रही थी और खामोशी ऐसी छाई थी जैसे वक्त ठहर गया हो। आदित्य धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़र युवराज अर्जुन पर पड़ी जो बिछावन के किनारे बैठे कागजात पर व्यस्त थे। चेहरा बेहद संजीदा था और उंगलियां कलम पर तेजी से चल रही थीं। आदित्य हिचकिचाते हुए पास आए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह धीरे से उनके बराबर बैठ गई और नर्म लहजे में बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ा वक्त मिल सकता है? युवराज अर्जुन ने एक नज़र उस पर डाली, जैसे पल भर को सोच में पड़ गए हों। फिर खामोशी से कागजात बंद कर दिए और सिर हिलाकर बोले कि कहो, क्या कहना है? आदित्य कुछ लम्हों तक गहरी खामोशी में डूबी रही। उसके चेहरे पर उलझन और आंखों में ढेरों सवाल थे। फिर हिम्मत जुटाकर बोली कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। निकाह से पहले आप मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। हमेशा कहते थे मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश हैं। मैं सजती संवरती हूँ तो भी आपको कोई परवाह नहीं। ये सब क्या है? और आपने दोनों पुरुष सेवकों को भी अचानक निकाल दिया, सिर्फ सेविकाएं रखी हैं। बड़ी अम्मा जान भी यही कह रही थीं। युवराज अर्जुन, आप चाहते क्या हैं? आज आप साफ साफ बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह निकाह आपकी अपनी मर्जी से हुआ है? सब कुछ पहले से एक योजना के तहत। ये कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। युवराज अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कुछ लम्हों तक उसे देखा। फिर बिछावन की पीठ से टेक हटाए और उसके करीब आकर धीरे से बोले कि सच जानकर क्या करोगी? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। आंखों में आंसू उतर आए। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं आप पर जबरदस्ती नहीं थोपी गई। अभी उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि युवराज अर्जुन ने अचानक आगे बढ़कर उसकी कमर में बाजू डाल लिया। आदित्य चौंककर उनकी आंखों में देखने लगी। वे बहुत करीब आ गए थे। आवाज भारी और गहरी थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। निकाह से पहले भी और अब भी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे महल क्यों आता था? तुम्हें पढ़ाने के बहाने, सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। आदित्य के होंठ कांप गए। वो कुछ बोल न सकी। युवराज अर्जुन ने उसके माथे पर नरमी से किस दिया और सिलसिला जारी रखा। जिस राजकुमारी से मेरा निकाह होने वाला था, वह सब एक नाटक था। उसे मैंने ही पैसे दिए थे ताकि सबको भटका सकूं। असल मकसद सिर्फ तुम तक पहुंचना था। मैं सीधे तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं मान सकता था। वालिद साहब तुम्हारे वालिद को कमतर समझते थे और अम्मी जान भी कभी राजी न होती। लेकिन जब हमारी बिरादरी की इज्जत का सवाल आया तो सब खामोश हो गए। तभी तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लिया गया। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से हैरत में सिर उठाया। यानी यह सब आपका ही किया धरा था?
मैं बिल्कुल ठीक सोच रही थी। युवराज अर्जुन ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा और नर्म लहजे में बोले कि तो और क्या, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो और मुझे इस पर फख्र है। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये कमजोरी के नहीं, सुकून के आंसू थे। वह धीमे से बोली कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। युवराज अर्जुन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ कहा कि क्योंकि तुम्हें खोना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर यह निकाह किया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। आदित्य का दिल पिघल चुका था, क्योंकि उस एक हफ्ते में वे उसके इतना करीब आ गए थे कि उसे ये सब सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसने कांपते हाथों से युवराज अर्जुन का हाथ थामा और धीरे से बोली कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये यकीन कि आप मेरे साथ हैं। युवराज अर्जुन ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा कि हमेशा रहूंगा। अब ये आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कुराहटें होनी चाहिए। आदित्य ने खामोशी से सिर झुका लिया और पहली बार उसके दिल पर इत्मीनान उतर आया। कमरे का माहौल बदल चुका था, खामोशी के बजाय अब मोहब्बत की खुशबू फैल चुकी थी। दोनों की आंखों में अब वही सुकून था जिसकी तलाश ने उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाया था। एक नया सफर शुरू हो चुका था, खुशियों और मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के इजहार के बाद अगली सुबह आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें उनके कमरे में दाखिल हुईं। दोनों एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद से जागे। पहली बार आदित्य के चेहरे पर शिकन नहीं, सुकून था। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और प्यार से उसके बिखरे बाल संवारे। अब क्या मुझे अब भी हिसाब हल करना पड़ेगा हुजूर? आदित्य ने शरारत से पूछा, उसकी आवाज में नई शोखी थी। युवराज अर्जुन ने कहा लगाया, मेरी प्यारी बेगम, अब तो तुम मेरे दिल का हिसाब भी चुटकियों में हल कर सकती हो। तुम्हारा इम्तिहान अब सिर्फ मोहब्बत का होगा। मगर उनकी यह हंसी ज्यादा देर टिक न पाई। जैसे ही वे दीवानखाने में पहुंचे, वातावरण की संजीदगी ने उन्हें चौंका दिया। बड़े महाराजा धीरेंद्र, महारानी शालिनी और महाराजा विक्रम सिंह गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने कागजात का ढेर था और सभी के चेहरे पर गहरे शिकन थे। अर्जुन, ये सब क्या है? महाराजा धीरेंद्र की आवाज में आग थी। युवराज अर्जुन घबरा गए। उन्होंने कागजात पर नजर डाली। यह उस फर्जी दुल्हन के हस्ताक्षर थे, मगर अब उसने एक नया दावा ठोक दिया था। उसने ऐलान किया था कि निकाह की रात भागने का नाटक अर्जुन ने ही करवाया था और वह रोशनगढ़ शक्तिपुर के दुश्मन राज्य की जासूस थी। अब वह धमकी दे रही थी कि अगर उसे 2 गुनी दौलत नहीं मिली तो वह शक्तिपुर के खानदान की इज्जत को पूरे मुल्क में नीलाम कर देगी और यह साबित कर देगी कि युवराज अर्जुन ने राजनीतिक लाभ के लिए एक झूठा निकाह रचा। महाराजा विक्रम सिंह ने आदित्य की ओर देखा, बेटी, यह क्या हो रहा है? तुम्हारी अम्मा जान ने भी मुझे अभी बताया है कि अर्जुन ने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये निकाह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। उनकी आंखों में गहरा गम और गुस्सा था। आदित्य के दिल को सदमा पहुंचा। इतनी जल्दी, इतनी बड़ी हकीकत। वह अर्जुन को देखती रही, जिसके चेहरे पर अब अपराध बोध और बेबसी झलक रही थी। अब्बू जान, मुझे कल रात ही यह बात पता चली है। आदित्य ने सफाई देनी चाही, मगर आवाज कांप रही थी। झूठ! महारानी शालिनी दहाड़ी, तुम दोनों ने हमें अपने प्यार के लिए इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह राजनीतिक दांव कितना खतरनाक है? रोशनगढ़ से दुश्मनी हो सकती है और ये लड़की हमारे राज की सबसे कमजोर कड़ी बन जाएगी। अगर यह बात बाजार में आ गई तो शक्तिपुर की इज्जत। युवराज अर्जुन आगे बढ़े, अम्मी जान, मैं माफी चाहता हूँ, मगर आदित्य इन सब में शामिल नहीं थी। यह मेरी गलती है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं। खामोश रहो, महाराजा धीरेंद्र ने बीच में टोका। तुम्हारा प्यार अब हमारे लिए मुसीबत बन गया है। रोशनगढ़ की साजिश को रोकना होगा, वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। अगर वो औरत बाजार में ये खबर फैला देती है कि हमारा युवराज झूठा निकाह रचता है, तो हमारी साख। आदित्य ने एक पल को सब कुछ सुना।
अर्जुन का हाथ थामे उसने अपने बचपन की जिद और अपनी माँ की तानेबाजी याद की। जुबान चलाना जानती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं। उसने गहरी सांस ली, अपना दुपट्टा जोर से कस लिया और महाराजाओं के बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, वही पुरानी जिद्दी चमक थी, मगर इस बार वह जिद खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर और खानदान के लिए थी। बस करिए, उसकी आवाज़ इतनी तेज और साफ थी कि पूरा दीवानखाना एक पल को खामोश हो गया। ये निकाह साजिश से शुरू हुआ होगा, मगर यह झूठा नहीं है। अब मैं युवराज अर्जुन की बेगम हूँ, और जो औरत मेरी जगह लेने की कोशिश करेगी, वह रोशनगढ़ की हो या किसी और की, वह मेरी चुनौती होगी। अर्जुन ने हैरत से आदित्य की ओर देखा। वह राजकुमारी जिसे जुबान चलाने के लिए डांटा जाता था, आज वही जुबान पूरी सल्तनत को बचाने का हौसला दे रही थी। आदित्य ने महाराजा धीरेंद्र की ओर देखा। बड़े वालिद, वो औरत पैसे चाहती है। मैं उसे दौलत नहीं, इज्जत की दौलत दूंगी। युवराज अर्जुन के पास व्यापार की समझ है और मेरे पास इंसानों की समझ है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उस औरत का पर्दाफाश कर दूंगी। इस तरह की रोशनगढ़ को खुद माफी मांगनी पड़ेगी। महाराजा धीरेंद्र और महाराजा विक्रम सिंह एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन की आंखें प्यार और गर्व से भर गईं। उसने पहली बार अपनी पत्नी को उस रूप में देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य ने अगले 2 दिन तक युवराज अर्जुन के व्यापारिक जाल का इस्तेमाल किया। उसने रोशनगढ़ की जासूस के ठिकाने और उसकी कमजोरी का पता लगाया। शाम होते ही अर्जुन ने अपनी पत्नी के सामने झुककर अपने हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नादान, जिद्दी लड़की समझा। मैंने तुम्हारी जुबान और तुम्हारी बुद्धिमत्ता को हमेशा दबाया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, जबकि मैं खुद को सजा दे रहा था। मुझे तुम्हारी यह बहादुरी, ये समझ, यह आत्मसम्मान, मुझे तुम्हारे हर पहलू से मोहब्बत है। आदित्य ने पहली बार इतनी नरमी से उसे छुआ। उसके गालों पर हाथ रखा। हुजूर, मैंने भी आपको सख्त और पत्थर दिल समझा, मगर मैं जानती हूँ कि आपने जो भी किया वो मुझसे मोहब्बत में किया। आपका प्यार मेरी दौलत है। अब हम एक हैं और मेरे इम्तिहान में मैं आपको पास देखना चाहती हूँ। अगले दिन आदित्य खुद उस जासूस से मिली। उसने न डर दिखाया, न धमकी दी, बल्कि उस औरत की लालच और मजबूरी का फायदा उठाया। आदित्य ने उसे वह दिया जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था, आज़ादी और सम्मान। उसने साफ किया कि अगर वह रोशनगढ़ की साजिश का सच कबूल करती है तो उसे शक्तिपुर में आश्रय मिलेगा और वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। जासूस ने अपनी जान बचाने के लिए रोशनगढ़ का पर्दाफाश कर दिया। जब महाराजा धीरेंद्र ने भरी सभा में रोशनगढ़ के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया तो आदित्य उनके साथ खड़ी थी। उसकी जीत केवल अर्जुन का प्यार नहीं थी, बल्कि पूरे खानदान का सम्मान था। महारानी शालिनी ने सबके सामने आदित्य का माथा चूमा और अपनी गलती मानी। युवराज अर्जुन ने आदित्य को देखा। उसकी जुबान अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसकी जिद उसका सबसे बड़ा सम्मान। उन्होंने उसे अपने करीब खींचा और पहली बार खुले आंगन में सबके सामने उसके कानों में फुसफुसाया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी रानी, और अब मुझे यकीन है कि तुम हमारी सल्तनत की सबसे बेहतरीन शिक्षिका बनोगी। अब से तुम सिर्फ मेरी बेगम नहीं, बल्कि मेरी राजकीय सलाहकार भी हो। आदित्य शर्मा गई, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी शोखी लौट आई, साथ में एक नया आत्मविश्वास भी था। उसने मुस्कुराकर अर्जुन का हाथ थाम लिया। कमरा अब सिर्फ मोहब्बत की खुशबू से नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ते के विश्वास से भर चुका था, जो साजिशों और चुनौतियों की आग से गुजरकर और भी निखर गया था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी, मगर अब ये दोनों साथ मिलकर इस रफ्तार के साथ चलने को तैयार थे। अगले दिन शाम की ढलती रोशनी में अर्जुन ने आदित्य को अपने महलों के सबसे ऊपरी छज्जे पर चलने को कहा। वहां केवल चांद की सुनहरी रोशनी थी, जो पूरे यश महल और नीचे फैली शक्तिपुर की जगमगाती गलियों पर बरस रही थी। छज्जे पर पहुंचकर अर्जुन ने आदित्य को थाम लिया। ठंडी हवा उसके बाल बिखेर रही थी, मगर अर्जुन का स्पर्श उसे सुकून दे रहा था।
आज यह माहौल मेरी पुरानी जिद की निशानी है, अर्जुन ने उसके बालों को पीछे करते हुए धीरे से कहा। जब मैं तुम्हें पढ़ाने आता था, तब मैं हर बार यह कल्पना करता था कि एक दिन तुम यहाँ मेरी बाहों में खड़ी होगी और हम एक साथ अपने राज्य को देखेंगे। तब ये सब सिर्फ सपना था। आदित्य ने पलटकर उसे देखा। उसकी आवाज़ शहद सी मीठी थी और मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपने उस्ताद के गुस्से और पाबंदियों से आज़ाद होना चाहती हूँ। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आपकी सख्ती के पीछे इतनी बड़ी चाहत छिपी थी। अर्जुन ने उसके लबों पर नरमी से अपनी उंगली रखी। अब कोई सख्ती नहीं, सिर्फ प्यार। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत में आज़ादी देना सबसे बड़ा एहसान है। उसने झुककर उसके गले को चूमा। तुमने मेरी आंखों को राजमहल की दीवारों से परे देखना सिखाया और मेरे दिल को हुकूमत से ज्यादा चाहत पर यकीन करना सिखाया। आदित्य की आंखें नम हो गईं। यह उसका अर्जुन था जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। वह सख्त मगर भीतर से इतना कोमल। हुजूर, वो शरारत से बोली, आपने कहा था कि आपका इम्तिहान अब सिर्फ मोहब्बत का होगा। तो यह इम्तिहान कब शुरू होगा? क्या ये प्यार भरी शिकायतें, ये हंसना, ये लड़ना, क्या ये सब इस इम्तिहान का हिस्सा है? अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया। आदित्य ने जोर से उसके गले को कस लिया। नीचे महल के बगीचे, फव्वारे और रात की खामोशी काफी दूर थे। यह इम्तिहान तो उसी पल शुरू हो गया था। आदित्य, उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ चाहत से भरी थी। जब मैंने पहली बार तुम्हारे जिद्दी चेहरे पर गुस्सा देखा था और मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़का था। और देखो, तुम हर रोज पूरे अंक से पास हो रही हो। अर्जुन ने आदित्य को बिछावन पर आहिस्ता से लिटाया। कमरे में हल्की सी धीमी खुशबू थी जो गुलाब और चंदन की थी। खिड़की से चांद की रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। आज की रात, अर्जुन ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई राज, ना कोई चुनौती, सिर्फ तुम, मैं और हमारा सुकून। आदित्य ने अपने हाथों से अर्जुन के बाल संवारे। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने प्यार के लिए अटूट समर्पण और उस पर पूरा विश्वास था। उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली, जैसे वक्त को इजाजत दे रही हो कि वह ठहर जाए। उन दोनों के दिलों में अब जिद और फर्ज की जगह सिर्फ मोहब्बत की इबादत थी। छत से चांद उनके उस अनमोल मिलन का गवाह बन रहा था। एक मजबूत रिश्ते का नया दौर शुरू हो चुका था, जो सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और इत्मीनान की नींव पर खड़ा था। दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।